Blessings to my all dear children, medical aspirants, future doctors. I hope कि आप सभी हैप्पी और स्माइली और हेल्दी होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आप लाइव क्लास बहुत एंजॉय किए होंगे और बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग लाइक दिस। एक बात और बेटे कि हम लोग जो कंटेंट यानी हम जो कंटेंट आपको देते हैं उसको आप प्लीज़ कंपेयर ज़रूर किया कीजिए यूट्यूब पे। अगर आपको ये कंटेंट बेस्ट लगता है तभी आप हमें फॉलो करें, अदरवाइज़ आप कहीं और भी फॉलो कर सकते हैं। इसलिए बेटा क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। तो आपके रूप में तो मुझे बेस्ट स्टूडेंट मिल चुका है, बट क्या मैं बेस्ट डिलीवर कर रहा हूं इसका कंपेयर और सर्च आप खुद यूट्यूब पे कर सकते हैं। सो इफ यू आर गेटिंग द बेस्ट देन यू नीड टू फॉलो मी, अदरवाइज यू कैन फॉलो एनीवन एल्स। और हम जानते हैं कि हम बेस्ट दे रहे हैं और कंटेंट 100% दे रहे हैं। ओके चलिए, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक तो लैक्टेशन है, लेकिन पहले जो हमने पिछले सेशन में किया था पार्चुरेशन, उसको हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, है ना। आपने कहा था कि पार्चुरेशन में सबसे पहले जब फीटस मैच्योर हो जाता है तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलके हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो एक सिग्नल है। क्या सिग्नल है कि ये फीटस अपनी मम्मा को कहना चाहता है कि अब मैं फुल्ली मैच्योर हो गया हूं और मैं नए संसार में आने के लिए उत्सुक हूं। फिर इसको आपने फीटल इजेक्शन फैक्टर भी बोला था, यानी जो सिग्नल हार्मोन के रूप में फीटस और प्लेसेंटा सिक्रीट करेगा। अब ये फैक्टर क्या करता है कि यूट्राइन को माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ना। माइल्ड मतलब थोड़ा। तो जब माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप उसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। और बेटा जी ये क्वेश्चन AIPMT में आ भी चुका है ना। यानी जब फीटस ने सिग्नल दिया मम्मा को किस रूप में, हार्मोन के रूप में, तब यूट्रस में थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला बेटा हमने, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इस रिफ्लेक्स ने क्या करना है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देना है। किसके लिए, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। तो एक MCQ और बन जाता है कि ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन को हमने बर्थ हार्मोन भी कहा था। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा, एक और चीज काम करता है। एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ही, लेकिन एक काम और करता है, क्या कि प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करने के लिए। और तब प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन मिलकर के स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसको आप लेबर पेन भी कहते हैं। और बेटा जी लेबर पेन को हमने 3 स्टेज में डिफरेंशिएट किया था, डिवाइड किया था। कौन कौन मेरा बच्चा, तो सबसे पहले था कौन, फेज ऑफ, सबसे पहले आपने क्या करवाया था, फेज ऑफ डायलेशन, डायलेट करवाया था। उसके बाद फेज ऑफ एक्सपल्सन और सबसे लास्ट में था प्लेसेंटा लॉस यानी आफ्टर बर्थ। 3 फेज में बांटा था आपने। इसका मतलब है बेटे कि जब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन हुआ और लेबर पेन हुआ, इसको आपने 3 भाग में बांटा। फिर क्या हुआ, प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, हालांकि ये ओवरी के द्वारा भी होता है। रिलैक्सिन क्या करेगा, सर्विक्स को फुल्ली डायलेट कर देगा, आपको मैं पिछले क्लास में भी बताया था। अब एक्सपल्सन, और एक्सपल्सन के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फिर होगा और जो प्लेसेंटा बच गया था वो बाहर निकल जाएगा, यानी आफ्टर बर्थ उसको नाम दिया गया है। अच्छा बाबू मेरा, इसका मतलब कि पार्चुरेशन, एक चीज समझिएगा प्लीज, कि पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, मतलब जो शुरू करवाता है, इंड्यूस्ड बाय दोनों कौन कौन, नर्वस सिस्टम
नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स। आप कहेंगे कि सर नर्वस सिस्टम क्यों? अरे मेरा बच्चा, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये कहाँ रहते हैं, है ना? तो यानी पार्चुरेशन एक न्यूरो और हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो पार्चुरेशन इज अ न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस या मैकेनिज्म, है ना? न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्यों सर? क्योंकि ब्रेन भी इन्वॉल्व है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी इन्वॉल्व है, यानी हार्मोन इन्वॉल्व है। नहीं, ये बात है। अच्छा, पार्चुरेशन में बेटा जो मैक्सिमम ब्लड लॉस होता है वो 350 ml ब्लड लॉस होता है, ये मैक्सिमम है। हालांकि ये नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं हम, सिजेरियन सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सिजेरियन सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आता। ये सारा फिनोमेना हमने नॉर्मल डिलीवरी का बताया है। सिजेरियन सेक्शन तो आपको मैंने ऐसे बताया कि अब आप जिंदगी में कभी न भूलेंगे और न भूलने देंगे किसी को। नहीं, तो 350 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड लॉस होता है। ओके, अच्छा, डिलीवरी के यानी पार्चुरेशन के 28 से 35 दिन बाद, आफ्टर 28 to 35 days, यूटेरस returns back to its non-pregnant state। यानी पार्चुरेशन के 28 से 35 दिन बाद जो यूटेरस है, जो इतने सारे चेंजेस हुए थे, वो फिर नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जिसको हमने बोला नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। नहीं, अच्छा बेटा, जब एक्सपल्सन हुआ था तो इसमें आपने 2-3 चेंजेस करवाए थे। फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी, जिसमें आपने लंग्स को एक्सपेंड करवाया था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करवाया था, याद है आपको क्या? फोरामेन ओवेल क्लोज करवाया था। नहीं, फोरामेन ओवेल क्लोज करवाया था। तो मैं सोचा अपने बच्चों को क्यों ना हार्ट से ही मिलवा के बात करवा दूं एक बार। पता है, मैंने हार्ट को फोन किया। पहले तो हार्ट का फोन बिजी था, दिन भर धड़कता है ना, इसलिए फोन बिजी था। फिर फोन उठाया, मैंने बोला हार्ट, मुझे अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है तुम्हारे बारे में, तो आजा भाई। तो क्या कहता है बताए कि सर आप तो कहते हैं कि आपके स्टूडेंट ही आपके हार्ट है, एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, सब कुछ है। मैं कहा अरे, मैं कहा सच क्या कह दिया हार्ट? हंगामा ही बरपा के रख दिया तुमने तो। बहुत मनाना पड़ा। फिर मैंने कहा हार्ट को रिक्वेस्ट किया आपके लिए ना, ओके। तो मैंने कहा हार्ट बाबू आ जाइए प्लीज, ये देखिए आगे आपके सामने आप देख रहे हैं बेटा जी कि जो इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, बीच में एक एरो दिख रहा है आपको, येलो सा एक छिद्र दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम फोरामेन ओवेल। छिद्र है ना, ये पार्चुरेशन के पहले तक छिद्र होता है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और जस्ट पार्चुरेशन के वक्त इसको क्लोज हो जाना होता है ना। तो अब ये डायग्राम देखें आप, ये देख रहे हैं एक गड्ढा दिख रहा है आपको, गड्ढा दिख रहा है और ये क्लोज हो चुका है, लेकिन वो दाग यानी जो स्कार रह जाता है, वो जो गड्ढा बन जाता है छोटा सा, इसको अब हम बोलते हैं क्या? फोसा ओवालिस। सो माइंड इट, आपने जो छिद्र क्लोज करवाया था वो कौन था बेटे? फोरामेन ओवेल। और अब जो बंद होने के बाद ये जो रेमनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल रह गया, बचा हुआ मतलब स्कार रह गया, दाग रह गया, तो दाग तो आप लिखेंगे नहीं ना बेटे, उसको स्कार बोलते हैं। तो जो स्कार ऑफ फोरामेन ओवेल है, अब उसको क्या कहेंगे हम? फोसा ओवेलिस। तो इसीलिए मैंने आपको हार्ट से मिलवाया। चलिए अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेटे हमारा पार्चुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लैक्टेशन। पार्चुरेशन तो हमने करवा लिया, यानी जब आपने बेबी का पार्चुरेशन करवा दिया, बेबी कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप मेडिकल एस्पायरेंट्स है, तो इन्फेंट कहा जाता है उसको। नहीं, बेबी को क्या कहा जाता है? इन्फेंट।
या नियोनेट कहिए उसको, जो कहिए आप बायोलॉजिकल टर्म में लैक्टेशन। पता है बेटे, लैक्टेशन एक लैटिन टर्म से बना है जिसको हम लैक्टेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेशियो। लैक्टेशियो मतलब क्या होता है? सकल या सकलिंग। यानी जब इन्फेंट फीड करने के लिए, मिल्क फीड करने के लिए मम्मा के मेमरी ग्लैंड पे, निपल पे अपना लिप रखता है और सक करने की कोशिश करता है, दैट इज नॉट एज सकल। अच्छा, किसको कहते हैं लैक्टेशन? तो लैक्टेशन इज प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड रिलीज या इजेक्शन कह सकते हैं ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। यानी मैमरी ग्लैंड से मिल्क के बनने, उसके सिक्रीट होने और फिर मेमरी ग्लैंड से इन्फेंट के माउथ यानी रिलीज होने के प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। अच्छा, इसको एक और नाम से आप जान सकते हैं लैक्टेशन को। क्या? ब्रेस्ट फीडिंग। यानी जब आपने पार्चुरेशन करवा लिया बेटा, तो अब क्या करवाना है? इन्फेंट को मिल्क देना है, यानी अब जन्म के बाद वाला केयर करना है। तो लैक्टेशन इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट नेटल केयर। नेटल पहले ही बता चुका हूं, पोस्ट मतलब आफ्टर, यानी जन्म के बाद का केयर है ये। या आप नहीं कहना चाहते पोस्ट नेटल केयर, मत कहिए ना, तो पोस्ट पार्टम केयर कहिए ना, पोस्ट पार्टम केयर कहिए। नहीं, ये बात है। क्यों पोस्ट नेटल केयर? क्योंकि पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ेगा। अभी प्रोसेस बताते हैं हम आपको, है ना। अच्छा, किसी बुक में लैक्टेशन को ऐसे भी परिभाषित किया है। क्या? लैक्टेशन इज डिमांड, या ऐसे लिख सकते हैं कि लैक्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय डिमांड ऑफ मिल्क बाय सकलिंग। लैक्टेशियो मतलब सकल, सकलिंग ऑफ इन्फेंट, है ना। यानी इन्फेंट जब सकल करना चाहेगा तो मिल्क जो रिलीज होगा उसी को बोलते हैं लैक्टेशन। अच्छा, जब रिलीज ऑफ मिल्क होगा ना बेटे, मतलब मेमरी ग्लैंड से बाहर की बात हो रही है, इजेक्शन की बात हो रही है। रिलीज ऑफ मिल्क इज ऑल्सो नोन एज मिल्क लेट डाउन। नहीं आया है ये क्वेश्चन अभी तक, लेकिन आश्चर्य क्यों नहीं आया है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा कि जब मिल्क मेमरी ग्लैंड से बाहर यानी इजेक्शन होता है तो उसको मिल्क लेट डाउन भी कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आगे कब होता है यानी स्टोरेज, या ऐसे करते हैं कि सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क कब होता है? तो पार्चुरेशन के लगभग 24 घंटे के बाद, आफ्टर 24 आवर्स। कैसे होता है प्रोसेस बताऊंगा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन, है ना। जब पार्चुरेशन हो गया, यानी जब बेबी का जन्म हो गया, यानी जब चिंटू या चिंटी नए संसार में आ गए, तब जाकर के मेमरी। अच्छा, आप याद करें कि जब प्यूबर्टी हमने डिस्कस किया था, प्यूबर्टी इन फीमेल, तब हमने बात किया था एफएसएच का और एलएच का। नहीं, तो इसने क्या किया था? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और कैरेक्टर्स को डेवलप किया था। इसका मतलब कि जब से प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ तभी मेमरी ग्लैंड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, है ना।
ग्रो करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। मिल्क प्रोडक्शन कब हुआ? पार्चुरेशन के 24 घंटे बाद स्टार्ट हुआ। किसने करवाया? 2 हार्मोन इन्वॉल्व है, अभी बताते हैं। तो बेटे 24 घंटे के बाद एक टर्म है बेटे, क्या? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस किसको बोला हमने? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कहाँ? मैमरी ग्लैंड में भैया, और कहाँ? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड इज नोन एज लैक्टोजेनेसिस। लेकिन ये पूछा नहीं गया है, जो पूछा गया है वो देखिए। एक बात बताइए बेटा जी, अभी तो जस्ट 24 घंटे हुए हैं टॉपिक के हिसाब से पार्चुरेशन के, तो इसको मेंटेन रहना है क्या? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्यों? क्योंकि अभी तो बेबी बेचारा, बस इन्फेंट बेचारा या बेचारी चिंटू चिंटी 24 घंटे की हुआ है या हुई है, उसको तब तक मिल्क चाहिए जब तक कि वो अच्छा खासा ग्रो ना कर जाए, यानी मेंटेनेंस भी चाहिए, है ना? तो मेंटेनेंस ऑफ क्या? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ऑफ प्रोडक्शन होता रहे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता रहे, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैलेक्टोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? गैलेक्टोजेनेसिस। नहीं कहना चाहते आप गैलेक्टोजेनेसिस, तो एक और नाम से जान सकते हैं, क्या? गैलेक्टोपोएसिस। पोएसिस सफिक्स तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गैलेक्टोजेनेसिस कहें, गैलेक्टोपोएसिस कहें। This is controlled by a few galactopoietic hormones. Galactopoietic hormones. बेटा जी ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नोन एज लैक्टोजेनेसिस, बट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मेंटेनेंस कब तक? अरे भाई जब तक इन्फेंट का डिमांड रहेगा। सकलिंग स्टिमुलस यानी जो दिया वो किसने दिया? ऑफ कोर्स इन्फेंट ने दिया। अच्छा, जब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मेंटेन रहेगा तो उस प्रोसेस को हम गैलेक्टोजेनेसिस कह लें या गैलेक्टोपोएसिस कह लें। कौन मेंटेन कर रखेगा? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन्स है कौन? तो बेटा जी इसमें कई हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना? प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में भी और मेंटेनेंस में भी, है ना? ऑक्सीटोसिन भी इन्वॉल्व होते हैं, थोड़े से थायरॉक्सिन भी इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इन्वॉल्व होता है, कॉर्टिजोल भी इन्वॉल्व होता है, तो कई हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म खास करके बेटा ये टर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन? गैलेक्टोजेनेसिस। अब चलते हैं हम लोग, आपने कहा था कि लैक्टेशन इज प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ मिल्क। तो बेटा इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला तो हम प्रोडक्शन करवा लेते हैं मिल्क का, फिर क्या करेंगे? उसको वहां से बाहर निकाल के यानी रिलीज करवा देते हैं और फिर इन्फेंट के माउथ में दिलवा देते हैं। ओके, तो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। कौन कौन आए यहां अब समझना है आप। क्या बेटे प्लीज माइंड अपना कंसंट्रेट रखिएगा। जब पार्चुरेशन हो गया तो यहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल लो है कि हाई? प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता था और एलएच उसको कंट्रोल करता था, और जो आपका एस्ट्रोजन है वो ग्राफियन फॉलिकल, यानी फाइनली ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज करके बंद कर दिया था। तो अब तो वो निकल चुके पार्चुरेशन में सब कुछ, यानी नाउ द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज लो, and low level of progesterone and estrogen stimulates
किसको? तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। किसको बेटा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अच्छा मैं इसको नाम दे दूं क्या? तो यहां पे मैं प्रोसेस फर्स्ट लिख देता हूं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अभी मेमोरी ग्लैंड में प्रोड्यूस करवा लें, फिर निकलवाएंगे वहां से। अच्छा, यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल पार्चुरेशन के बाद लो हो गया। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम निकल गए। अच्छा, इस लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ने स्टिमुलेट कर दिया, हुर्रा मार दिया किसको? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। तो जब इसने हुर्रा मारा इसको, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोलता है, अरे यार क्यों हुर्रा मार रहे हो? बोला अरे बहुधा पता नहीं है, पार्चुरेशन हो चुका है, इन्फेंट को मिल्क चाहिए। तो ये बोलता है इसको, तो अच्छा से बोलो ना कि हमको प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करना है। अरे बायो के स्टूडेंट हो, पता अच्छा लग रहा है तब। यानी नाउ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज गोइंग टू सिक्रीट व्हाट? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन है, या यूं कहिए मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। कौन है बेटा? प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा? इट स्टिम्युलेट्स एल्वियोलाई, बताया था आपको अंगूर का गुच्छा जैसा संरचना जो था, एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स किस लिए इसको स्टिमुलेट करेगा बेटा? एल्वियोलाई पे मेमोरी ग्लैंड को, तो टू प्रोड्यूस मिल्क। ओके, अच्छा अब जैसे ही मिल्क प्रोड्यूस हुआ, कहां? एल्वियोलाई में। मिल्क प्रोड्यूस होकर के बेटा कहां आ गया? तो आप याद करें ना, लैक्टिफेरस डक्ट पढ़ा था आपने, लैक्टिफेरस डक्ट में आ गया। लैक्टिफेरस डक्ट से कहां आ चुका है? लैक्टिफेरस साइनस में आ चुका है। सब पढ़ाया हुआ है आपको। लैक्टिफेरस गड्ढा जैसा जो था, एम्पुला जैसा, साइनस में आ चुका है। अब यहां मिल्क आकर के रेडी है। अब दूसरा हार्मोन जो हम बनाएंगे, यानी मिल्क सिक्रीशन या रिलीज करवाएंगे, जिसको आपने मिल्क लेट डाउन भी बोला था, वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा। अच्छा आइए, तो ये था बेटा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। हो गया। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कैसे हुआ? लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन stimulates anterior lobe of pituitary. Anterior lobe of pituitary secretes prolactin hormone. Prolactin hormone stimulates alveoli of mammary gland. Alveoli of mammary gland produces milk. मिल्क प्रोड्यूस होकर के लैक्टिफेरस डक्ट में आ गया। लैक्टिफेरस डक्ट से लैक्टिफेरस साइनस में आ चुका है, मतलब प्रोडक्शन हो चुका है। किसने करवाया? प्रोलैक्टिन ने। अब क्या करवाओगे? रिलीज ऑफ मिल्क। आइए करवाते। The second and last process is release or ejection of milk. इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है ना बेटा जी, यह किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन साइकिक स्टेट ऑफ मदर। साइकिक स्टेट ऑफ मदर। आप नहीं समझे? अच्छा, तो ऐसे समझ लीजिए, यह एक इमोशनल फेनोमेना है, इमोशनल प्रोसेस है ये। नहीं समझे? और समझ लीजिए, यानी जब इन्फेंट ट्राइज टू सकल कहां? ऑन निपल, तो यह क्या करता है ना, एक इमोशनल संदेश जाता है मम्मा के ब्रेन में, है ना। देखते हो मम्मा कितने प्यारी होती हैं, हम सब की कितने प्यार से ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो वो एक इमोशनल संदेश जाता है कि वो मेरा बच्चा भूखा है या भूखी है, इसको मिल्क चाहिए। प्रोड्यूस हो चुका है, सीक्रेट मतलब अभी रिलीज नहीं हुआ है। तब दिस इमोशनल मैसेज स्टिम्युलेट्स किसको?
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कहेगा अरे भाई क्या बात है, तो बोलेगा आप एक हार्मोन सिक्रीट करिए। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बेटा जी एब्रिविएटेड फॉर्म में ओटी भी बोलते हैं, और प्रोलैक्टिन को जो अभी करवाए थे आप पीआरएल भी बोलते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि एमसीक्यू में केवल पीआरएल और ओटी भी पूछ दिया है लैक्टेशन में, तो याद ध्यान रखिएगा ऑक्सीटोसिन। अब बेटा ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट्स किसको भैया? तो स्मूथ मसल्स, या ऐसे करते हैं, स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ डक्ट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, है ना, या मैमरी ग्लैंड या लैक्टिफेरस डक्ट कह सकते हैं ग्लैंड। यानी ये क्या करेगा बेटा? ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करने के लिए? रिलीज ऑफ मिल्क, रिलीज ऑफ मिल्क। तो क्या हम लैक्टेशन को भी न्यूरो इंडोक्राइन फेनोमेना बोल सकते हैं क्या? देखिए ना, ब्रेन इन्वॉल्व है, न्यूरो इन्वॉल्व है, दो हार्मोन इन्वॉल्व है, यानी इंडोक्राइन। यस ऑफ कोर्स, लैक्टेशन इज ऑल्सो ए न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस और मैकेनिज्म यू कैन से, है ना। तो अब क्या हो गया बेटा? मिल्क रिलीज हो चुका है, यानी बेबी के माउथ तक, बेबी ना कहा जाए, इन्फेंट कहा जाए, बायोलॉजी में आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो मिल्क सिक्रीट हुआ है यानी इजेक्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो हार्मोन इन्वॉल्व हुआ, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में इन्वॉल्व हुआ, और ऑक्सीटोसिन इजेक्शन या रिलीज ऑफ मिल्क में इन्वॉल्व हुआ, यानी अब रिलीज ऑफ मिल्क हो चुका है। अच्छा, जो पहला 2 से 3 दिन होता है ना बेटा, फॉर 2 to 3 days जो मिल्क सिक्रीट होता है, जो मिल्क होता है सिक्रीट होता है या इजेक्ट होता है, किसका? मदर्स मिल्क या ह्यूमन मिल्क। इसको हम कई नाम से जानते हैं, या तो जो बेस्ट टर्म है उसको आप कोलोस्ट्रम कह लें। क्या कह लें? कोलोस्ट्रम कह लें, या कई बुक में इसको और नाम से जानते हैं। क्या बेटा जी? फोर मिल्क या बी स्टिंग्स भी बोलते हैं। बी और स्टिंग को अलग मत कीजिएगा, नहीं तो बी मतलब हो जाएगा हनी बी और स्टिंग मतलब बाइट, तो मधुमक्खी का काटना हो जाएगा, और बड़ी प्यार से काटती है, पता तो है आपको। तो अलग मत करिएगा, नहीं तो मधुमक्खी काट लेगी, है ना। तो या तो कोलोस्ट्रम कहेंगे, या तो फोर मिल्क कहेंगे, या तो बी स्टिंग्स कहेंगे, या फर्स्ट मिल्क कह सकते हैं। तो कई नाम से जानते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा बेटे वो कोलोस्ट्रम। कब तक कहलाएगा कोलोस्ट्रम? फर्स्ट 2 से 3 दिन, पार्चुरेशन के 24 घंटे बाद प्रोडक्शन स्टार्ट। अच्छा, फिर जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो 2 से 3 दिन तक उस मिल्क को क्या बोलेंगे? कोलोस्ट्रम। अब आपके मन में सवाल कौन रहा होगा, क्यों सर? तो देखिए ना, कोलोस्ट्रम जो होता है बेटा, ये क्या होता है? इट contains cells from alveoli। अच्छा, और क्या? alveoli के कुछ सेल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और क्या होता है? ये रिच होता है, इट इज रिच इन लैक्टोप्रोटीन एंड लैक्टैल्बुमिन। दोनों ही प्रोटीन है भैया, लैक्टैल्बुमिन। कैसा होता है कोलोस्ट्रम? तो कोलोस्ट्रम एक थिन येलोइश फ्लूइड होता है,
है ना, थिन येलोइश फ्लूइड होता है। और इसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है? वैसे तो जो मिल्क होता है इसको कंप्लीट फूड बोलते हैं और बेस्ट डाइट फॉर इन्फेंट कहा जाता है इसको। इससे अच्छा डाइट या फूड इन्फेंट के लिए हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अभी बताऊंगा और कंपैरिजन भी करेंगे कि ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क में कितना डिफरेंस है। अभी वेट करिए आप, है ना। तो क्या होता है बेटा, कोलोस्ट्रम में सेल्स होते हैं एल्वियोलाई के, जो आपने ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर देखा था, रिच इन लैक्टोप्रोटीन एंड लैक्टोएल्बुमिन। क्या होता है कोलोस्ट्रम? एक पतला सा येलोइश सा फ्लूइड होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एंटीबॉडी होता है। इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एंटीबॉडी होता है किसके लिए? टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए माँ अपने मिल्क में से क्या देती है बेबी को, यानी इन्फेंट को? इम्यूनोग्लोबिन अल्फा नामक एंटीबॉडी, जो क्या करता है? इन्फेक्शन से लड़ता है। यानी यह एक पैसिव इम्यूनिटी है। क्यों सर? अरे भाई, ये इन्फेंट ने खुद थोड़ी ना बनाया है, खुद बनाता तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता। अब मम्मा दी है तो पैसिव इम्यूनिटी कहलाया। जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तब इन डिटेल इम्यूनिटी पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी, और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अच्छा, जो मिल्क होता है बेटा, ये एक कंप्लीट डाइट या फूड कहलाता है बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर होता है, विटामिन्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा क्या होता है? लैक्टोज शुगर। सबसे ज्यादा क्या होता है? लैक्टोज शुगर। और मैं बता दूं, काउ मिल्क से ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट क्यों? बस एक आध पॉइंट कम होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। अच्छा, और क्या होते हैं? मतलब फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी फैट होते हैं, है ना। हाँ, एक बात है बेटा, क्या इसमें विटामिन सब होते हैं, लेकिन जो विटामिन सी होता है ना, वो थोड़ा कम मात्रा में होता है। होता जरूर है लेकिन कम मात्रा में होता है। और क्या कम होता है? ये मिल्क पुअर इन आयरन, पुअर इन आयरन। ओके, तो इसकी भरपाई जो है धीरे धीरे हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी को कवर अप करने के लिए यहाँ देखो आईजीए दिया हुआ है ना, ये बात है। अच्छा, एक जो नर्सिंग वुमन होती है, नर्सिंग वुमन मतलब अपने बेबी को केयर कर रही हैं, नर्स मत समझ लीजिएगा, नर्स एक टर्म है, जो केयर करती हैं या करते हैं उसको नर्स कहा जाता है। तो यहाँ पोस्ट नेटल केयर हो रहा है, यानी एक माँ अपने इन्फेंट का केयर कर रही हैं। किस तरह? ब्रेस्ट फीडिंग करवा करके, है ना। तो नर्सिंग वुमन एक दिन में 24 घंटे में 1 से 2 लीटर मिल्क डेली प्रोड्यूस करती है। तो एक दो पॉइंट और देख लें बेटा। ओके, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। क्या ए नर्सिंग वुमन, यानी वो माँ जो अपने इन्फेंट को मिल्क फीड, ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, सिक्रीट्स 1 to 2 लीटर्स मिल्क पर डे। ठीक, अच्छा, पर डे सिक्रीट करती हैं। मिल्क में एक और स्पेशल प्रोटीन होता है बेटा, जिसको इनहिबिटरी पेप्टाइड बोला जाता है। इनहिबिटरी पेप्टाइड बोला जाता है। क्या करेगा ये प्रोटीन? ये मिल्क के प्रोडक्शन को
एक्यूमुलेशन को यानी जमा होने को रोक देगा, इट स्टॉप्स मिल्क प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन। कहां? मेमरी ग्लैंड में। इफ मेमरी ग्लैंड डज नॉट इम्प्टी फुल्ली। कहने का मतलब बेटा, होते हैं ना कई इन्फेंट होते हैं जो ब्रेस्ट फीड बहुत प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? बर्बाद होगा ना। तो बर्बाद नहीं होने देगा कौन? ये प्रोटीन। इनहिबिटरी पेप्टाइड बोला जाता है इसको, है ना। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, क्या? फीडबैक इनहिबिटर ऑफ लैक्टेशन। प्लीज याद रखिएगा, एम्स बाबू पूछ चुके हैं, FIL प्लीज याद रखिएगा। फीडबैक इनहिबिटर ऑफ लैक्टेशन, यानी मिल्क बर्बाद ना हो, इसीलिए ये प्रोटीन क्या करेगा बेटा? मिल्क के प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन को तब तक रोक देगा। कब? जब वो देखेगा कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क तो खाली हो ही नहीं रहा है। ओके अच्छा बेटा जी, प्लीज एक लास्ट बात बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी लैक्टेशन की बात हो रही है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है बेटा, यह एक इट इज ए मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल एज वेल। अब आप दिमाग लगाएं थोड़ा, हालांकि ये तो हम 4th चैप्टर में बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर कैसे? तो आप याद करें, जब आपको हमने बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब कब नहीं होगा। अरे बाबू मेरा, पार्चुरेशन के 24 घंटे के बाद प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लो हो गया, सिक्रीट कौन हुआ? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यहाँ बहुत होशियारी करेगा। पता है क्या? प्रोलैक्टिन यहाँ पे बहुत होशियारी करेगा। क्या करेगा? प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स secretion and effect of LH and FSH। ये क्या करेगा? प्रोलैक्टिन। जब तक प्रोलैक्टिन रहेगा तब तक वो LH और FSH को सिक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड को कह के बंद करवाएगा या उसके प्रभाव को खत्म करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोलैक्टिन भली भांति जानता है कि अगर FSH प्रभाव दिखा दिया तो उधर क्या होगा? फॉलिकल्स तैयार होंगे, फॉलिकल्स तैयार होंगे, फिर क्या होने लग जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यानी बेटा जी, तो प्रोलैक्टिन ने क्या किया है? LH और FSH के प्रभाव को इनहिबिट कर दिया है। तो जाहिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte नहीं बनेंगे, सेकेंडरी oocyte नहीं बनेंगे तो ओवम कहाँ से बन जाएगा? और ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं। तो प्रेगनेंसी नहीं तो आपने क्या लिखा? अ मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो जब प्रेगनेंसी ही नहीं होगी तो बर्थ कहाँ से होगा? समझे? तो ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो अ मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, नेचुरल बर्थ कंट्रोल। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको पार्चुरेशन लैक्टेशन टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच गया है इस चैप्टर में जो कि डिटेल्स में देखेंगे, और वो देखेंगे हम ट्विन्स। थैंक यू।